कुछ घटनाएं घटती हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर संदर्भ के काम आती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर राख में दबे हुए अंगारों की तरह सुलगती रहती हैं। ऐसे पन्नों को हाथ लगाते ही एक तपिश महसूस होती है। सन 71 की लड़ाई एक ऐसी ही घटना थी। ये लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई और आगे क्या हुआ, इन सवालों से जुड़े रोमांचकारी रहस्योद्घाटन कर रहे हैं वे रणबांकुरे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। तो आइए देखें 71 की कहानी, वीरों की जुबानी। लेकिन उससे पहले हम आपसे उनका परिचय करा दें। सन 71 की लड़ाई में भारत की अभूतपूर्व विजय के महानायक जनरल सैम हरमुसजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ को सरकार ने भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ युद्ध के समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे और इन्होंने ऐसी रणनीति तैयार की कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। अपनी मित्र मंडली में सैम मानेकशॉ और जवानों के बीच सैम बहादुर के नाम से मशहूर 83 वर्ष की उम्र में आजकल ये ऊटी के पास कुन्नूर की खूबसूरत वादियों में रह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने चीते की सी फुर्ती से पाकिस्तानी सेना को धर दबोचा और पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने घुटने टेक दिए। जनरल अरोड़ा रातों रात जनता के भी हीरो बन गए। लगभग 81 वर्ष उम्र के जनरल अरोड़ा आजकल एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन 71 की याद आते ही इनकी आंखें खुशी से चमक उठी। एडमिरल सरदारीलाल मथुरादास नंदा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने पहली बार अपनी खूंखार प्रहारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लड़ाई के दोनों मोर्चों पर दुश्मन को करारी शिकस्त दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पत्र के जरिए नौसेना की भूरी भूरी प्रशंसा की और एडमिरल नंदा को बधाई दी। इस लड़ाई में एडमिरल नंदा ने उन लोगों को भी चुप कर दिया जो नौसेना को सफेद हाथी कहा करते थे। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के हीरो एयर मार्शल एस.सी. दीवान के सीने पर लगे वायुसेना के निशान पर उंगली रखते हुए आत्मसमर्पण के बाद जनरल नियाजी ने कहा था, भारतीय वायुसेना ने मुझे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। एयर मार्शल दीवान ने युद्ध के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। महावीर चक्र विजेता और भारतीय वायुसेना अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए एयर चीफ मार्शल श्री कृष्ण कौल युद्ध के दौरान अपने टोही विमानों से पेड़ की ऊंचाई तक की उड़ान भरते हुए दुश्मन के ठिकानों के चित्र लिया करते थे। एयर चीफ मार्शल कौल ने युद्ध के एक अलग ही पक्ष पर प्रकाश डाला है। एयर वाइस मार्शल भूपेंद्र कुमार बिश्नोई को 2 बार वीर चक्र प्रदान किया गया। 71 की लड़ाई में इनकी अचूक बमबारी से ढाका और कुर्मीटोला हवाई पट्टियां पूरी तरह तबाह हो गई। गवर्नर हाउस पर इनकी अचूक बमबारी से घबराकर पाकिस्तानी गवर्नर जनरल ने बंकर में शरण ली और कांपते हाथों से इस्तीफा दे दिया। इनकी जाबाजी के कारनामे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महावीर चक्र विजेता वाइस एडमिरल स्वराज प्रकाश 71 में भारतीय विमानवाही जहाज विक्रांत के कैप्टन थे। बंगाल की खाड़ी में विक्रांत की नाकाबंदी इतनी जबरदस्त थी कि दुश्मन का न कोई जहाज बंदरगाह से बाहर जा सकता था और न मदद देने वाला कोई आ सकता था। आजकल ये दिल्ली में रह रहे हैं। कर्नल होशियार सिंह देश के उन चंद रणबांकुरों में से एक हैं जिन्हें वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। शेरे हरियाणा के रूप में विख्यात कर्नल होशियार सिंह ने शकरगढ़ सेक्टर में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बसंतर की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। परमवीर चक्र से सम्मानित होने के बावजूद ये आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने भरे पूरे परिवार के साथ जयपुर में रह रहे हैं। ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह बल बसंतर की लड़ाई के दौरान मेजर थे और 17 पूना हॉर्स के 20 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे थे। दुश्मन के लगातार हमलों में घिर जाने के बावजूद इन्होंने मोर्चे पर डटे रहकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और दुश्मन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इनके वीरता के लिए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर A.S. बल आजकल दिल्ली में हैं।
जनरल सगत सिंह ने पहली बार अपने जवानों को मेघना जैसी विशाल नदी को पार कराने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली। ये एक जोखिम भरा काम था, लेकिन अद्वितीय बहादुरी का परिचय देते हुए जनरल सगत सिंह ने इस काम को अंजाम दिया और दुश्मन को जा घेरा। जनरल सगत सिंह आजकल जयपुर में रहते हैं और लड़ाई से संबंधित उनके संस्मरण काफी प्रेरणादायक हैं। महावीर चक्र विजेता एयर वाइस मार्शल माधवेंद्र बनर्जी उन जुझारू विमान चालकों में से एक हैं जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर छंब क्षेत्र में अपने विमान से बमबारी का वो नजारा पेश किया कि दुश्मन थर्रा उठा। इन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में उड़ानें भरी और दुश्मन के हवाई अड्डों पर भी हमले किए। सुदूर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा ये है विश्वविख्यात पर्यटन स्थल ऊटी। प्रकृति के सतरंगे वैभव का आनंद लेने यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसी पर्यटन स्थल के पास एक और मनोरम स्थान है कुन्नूर। कुन्नूर के चाय बागानों के बीच प्रकृति के शांत वातावरण में रहते हैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ 71 के युद्ध की रोमांचक यादों के साथ। फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर, 71 की लड़ाई हमने सिर्फ 13 दिन में जीत ली थी, 13 या 14 दिन के अंदर, और एक बहुत बड़ी जीत थी जिसके अंदर लगभग 1 लाख सैनिक जो दुश्मन के थे उन्होंने सरेंडर किया, और इस लड़ाई में भारत का नेतृत्व आप कर रहे थे। तो ऐसी क्या आपकी योजना थी, क्या रणनीति थी कि हमने इतनी तेजी से और इतनी बड़ी जीत हासिल की? देखिए, जब याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में जो मर्जी कहो जुल्म किया, क्या किया, तब रेफ्यूजीज वगैरह आना शुरू हो गए। तो मुझे याद है 27 अप्रैल की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मीटिंग की थी, बहुत नाराज थी और मुझे पूछा कि कुछ करना पड़े एकदम, और मैंने कहा जब मैं तैयार होऊंगा आपको बता दूंगा। और मैंने आला में आला प्रिपरेशन किया, जवानों को ट्रेनिंग दिया, सब प्लान बनाया, सब चीज किया था, और मुझे फिर कोई शक नहीं था कि ये मैं लड़ाई जीतूंगा और बहुत जल्दी जीतूंगा। आप जानते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह मुझे हमेशा पूछते रहे कितने दिन लगाओगे। मतलब ईस्ट पाकिस्तान फ्रांस के जितना बड़ा है, तो एक तरफ से चलना शुरू करो, दूसरी तरफ जाओ, तो 1 महीना लग जाता। मुझे तो लड़के जाना, मुझे 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। जब मैंने 13 दिन में खत्म किया तो मुझे मिसेस गांधी पूछते कि सैम, यू सेड यू विल डू इट इन 1.5 months, व्हाई इन 13 days? तो मैंने कहा जो मैं कह देता कि 13 दिन और फिर 14 दिन लग जाते तो आप मेरे पीछे पड़ जाते। तो इस तरह से, तो इस लड़ाई के दौरान नेवी ने भी अच्छा काम किया, आर्मी ने तो किया ही था, एयरफोर्स का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। तो ये जो आप ऊपर के कमांडर थे, बहुत ऊपर के जनरल्स, तो आप लोगों में कोऑर्डिनेशन कैसे था? चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थी, मैं सीनियर था, मैं चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ था। मेरे पास मेरे साथ साथ मेरे नेवी के से एडमिरल नंदा और एयरफोर्स के थे एयर चीफ मार्शल लाल, और हम लोग हमेशा मिला करते थे। पहले तो रोज मिलते थे, फिर हफ्ते हफ्ते मिलते थे, और सब प्लान जितने बनाए थे सब साथ बनाए थे। और जब 1971 का माहौल ऐसे बन रहा था कि लड़ाई का होना वॉज ए पॉसिबिलिटी, तो उस वक्त हमारी मीटिंग्स काफ़ी होती थी, और उन मीटिंग्स में भी मैं यही देखता था कि मीटिंग्स के ब्रीफिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब पूछती थी पहले आर्मी चीफ को कि आपने क्या कहना है, फिर एयरफोर्स को कि आपका क्या प्रोग्राम है, और फिर घड़ी की तरफ देखकर मुझे पूछती थी कि एडमिरल साहब आप क्या करेंगे। और उस वक्त ये ऑब्वियस हो जाता था कि वो यही सब सोच रहे थे कि नेवी तो फजूल चीज़ है, इनके ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो उस वक्त मैंने ये ठान लिया कि कुछ भी हो, अगर इस वक्त लड़ाई होगी, नेवी हैज़ गॉट टू प्ले इट्स पार्ट। और मैंने जब मीटिंग्स की तो मैंने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वाइस चीफ नेवल स्टाफ, FOC इन सीज द वेस्टर्न ईस्टर्न नेवल कमांड एंड फ्लीट्स, उनके साथ मैंने मीटिंग्स वगैरह की। तो फिर पूछने लगे कि आपका क्या प्लान है, तो मैंने कहा कि मेरा प्लान ये है
کہ اگر لڑائی ہوئی نیوی از گوئنگ ٹو بی آن دی آفینسو. ٹروپس جو ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا تھا ان کی ٹریننگ جو ہے اس کی مجھے پوری ذمہ داری لینی پڑی. اور کیونکہ ٹائم ملا تھا تو میں نے بھی ہر جگہ جگہ پہ فارورڈ ایریا میں جا کے لوگوں کو ملے، پلاننگ کیا، ان کا سوچا کیسے ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اور ایک اور بات ہم نے کہی تھی، ہم نے کہا کہ آپ یہ یاد رکھو آپ نے پہنچنا کدھر ہے. یہ ایک لائن ہم ادھر سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رک جائے تو یہ نہیں کہ اسی لائن پہ جانا ہے، پھر اس کو چھوڑ کے دوسری پہ جا کے دشمن کو گھیر لو. بس ہم نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ جو سپلائیز ہیں وہ بارڈر کے پاس رکھیں گے. ہم نے یہ بھی ٹریننگ کیا تھا اپنے انجینئرز کو کہ وہ کچی سڑک جلدی جلدی بنا سکیں گے. چھوٹے برج جو ہے وہ اسپیشل دیے تھے ان کو انفلیٹیبل. تو یہ جو ہماری تیاری تھی ایک اور وجہ ہے جس وجہ سے کہ ہم اس چیز کو اتنا جلدی حاصل کر سکیں. پریپریشن اتنی زبردست کرنی پڑتی ہے کہ فار انسٹنس میرے کو ہوائی جہاز کو بچانے کے لیے جو نزدیک کے ایئر فیلڈ تھے لائک گوہاٹی، تیج پور، جوراٹ وغیرہ، ان کو میرے کو چھوٹے چھوٹے ہینگر بنانے پڑے. چھوٹے چھوٹے ہینگر بنانے پڑے کہ میرے ہوائی جہاز اس میں چلے جائیں گے اور اس میں سیف رہیں گے اور ادھر سے اٹیک کر دیں گے جب جائیں گے. کہتے ہیں کہ لڑائی اگر لڑنی ہے تو پیس ٹائم میں پریپریشن ہونی چاہیے. اس بیسس پہ the more you sweat in peace the less you bleed in war. تو اس پرنسپل پہ میں چلا ہوا تھا، اس لیے میں نے ساری چیزیں پہلے ہی پریپیئر کر لی. تو لڑکوں کو تیار کر دیا، پائلٹوں کو، اسٹیشن کمانڈروں کو تیار کر دیا، بم پہلے ہی ادھر سب رکھ دیے، ان کے رات کا کھانے کا، ان کا سونے کا، مطلب اتنی ڈیٹیل میں گیا کہ ان کو کوئی لڑکوں کو تکلیف ہی نہیں ہو. ہمیں یہ پتہ لگانا تھا ضروری، خاص کر ہماری آرمی کے لیے، کہ کون کون سے ان کے پاکٹس ہیں جہاں آرمی تعینات ہے جو گڑھ بن گئے ہیں، درگ بن گئے ہیں ان کے، جس سے کہ پہلے سے ہم کو معلوم ہو، اسی طرح سے پلاننگ جاری ہو. تو ان کو فوٹوگرافس کی بہت سخت ضرورت تھی. تو جس اسکواڈرن کو میں کمانڈ کر رہا تھا، ایسٹرن تھیٹر میں ایک جگہ ہے ہنسی مارا، وایو سینا کا اڈا تھا، وہاں پہ میرے اسکواڈرن کو ایک کیپیبلٹی تھی جس سے کہ ہم ہوائی جہاز سے فوٹوگرافس لے سکیں. تو جنرل اروڑا صاحب نے، ہمارے ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے، ایئر مارشل دیوان اس زمانے میں، ان کو ایک ٹاسک دیا کہ صاحب یہ فوٹوگرافس لائی جائیں. سارے جو خاص جگہیں تھیں جیسے سید پور، کومیلا، 2-4 جگہیں تھی، میمن سنگھ تھی، کریم گنج تھا، ڈھاکہ تھا، سلہٹ تھا، ان سب کی فوٹوگراف چاہیے تھی. تو چونکہ ہمارے اسکواڈرن کے پاس یہ تکنیک تھی موجود، تو یہ ٹاسک مجھے دیا گیا اور لڑائی چھڑنے کے پہلے سے ہی ہم کو یہ کارروائی کرنی پڑی، کیونکہ پلاننگ کرنے کے لیے لڑائی کے لیے ان کی ضرورت تھی. 3 دسمبر کو شام کے 6 بجے یایا خان نے غصہ کیا، اس نے حملہ کیا 3 دسمبر کو 3 دسمبر کو اپنا ایئرپورٹ پہ سب جگہ. جب وہ کیا تو ہم نے کہا ابھی لڑائی ہو گئی، کیونکہ اس نے پہلے حملہ کیا، ہم نے نہیں کیا. جنرل اروڑا پورا ایسٹرن آرمی کا کمانڈ کو چارج میں تھا. اس کے نیچے 3 کور کمانڈر تھے. ایک تو جنرل رائنا جو ویسٹ کلکتہ کی طرف سے تھے، ایک جنرل تھاپا جو اوپر سیلیگوری کے اوپر سے آئے تھے، اور جنرل سگت سنگھ وہ لیفٹ سے کومیلا کی طرف سے تھے. 3 کور کمانڈر تھے. ان میں اچھا کوآرڈینیشن تھا. بالکل، وہ پورا پلاننگ تھا کس طرح کرنا، کس طرح سیدھا آنا ڈھاکہ کی طرف. میرا کام جو بتایا وہ تھا کہ میگھنا ندی کے پورب میں سلٹ سے لے کر کے کومیلا، فینی،
चिटागांव और कॉक्सेस बाजार। ये मेरा रिटर्न ऑर्डर्स मेरे ये थे, मेरी जिम्मेवारी है। ये मैंने सारे फतेह कर लिए। अब मैंने सोचा कभी आखिर रीऑर्गेनाइज करेंगे, ये करेंगे, इतने दिन लग जाएंगे, महीने 1.5 महीना लग जाएगा। सारा पुल के है, इतने बोट्स है गंगा के ऊपर पश्चिम में बोएंगे। और क्योंकि मैं पैराट्रूपर था, मुझे मालूम था क्या होता है, मैंने अपने ही बगैर कोई हुक्म के रिस्क लेके मैंने पार कर दिया, मैं चला गया। मिलिट्री के इतिहास में ये पहला मौका था जब कोई इतनी चौड़ी नदी या कोई भी नदी जो है हेलीकॉप्टर से क्रॉस करके पार की हो, जबकि अगला सिरा हमारे हाथ में नहीं था, अगला सिरे पर दुश्मन था। रिवर क्रॉसिंग जो होता है ये बहुत मुश्किल एक ऑपरेशन है, बहुत मुश्किल है। और जो हमने इस लड़ाई में मेघना रिवर क्रॉस किया है ईस्ट से, मशरक से, वो बहुत बड़ा रिवर था और उन्होंने ये समझा नहीं कि हम इसको कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रेलवे ब्रिज था वो तोड़ के पिछली दूसरी तरफ अपने घर की तरफ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कैसे क्रॉस करते हैं। हमारे पास ऐसे हमारे टैंक थे जो कि तर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं उधर पानी कितना है, उधर कितने खेती भी जो है वो राइस होता है, तो उस जगह टैंक के लिए मूव करना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो ये टैंक मूव भी कर सकते थे और दूसरा ये तैर भी सकते थे। टैंक जब नदी में जाते थे तो क्या ये काफी नीचे नहीं चले जाते थे? काफी किस तरह नीचे पार करते थे आप इसे? चले जाते हैं ना, उनको नजर नहीं आता था किधर जा रहे हैं। तो इसी वास्ते जो लोकल थे उनके पास किश्तियां थी, हमने कहा आप झंडी लगाएं और टैंक को पता है आपके पीछे पीछे जाए। इस दफा हमने ये फैसला किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, रणनीति क्या थी? वो सरप्राइज करने का ये था कि दुश्मन जो है वो उन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपनी ज्यादा फौज लगा रखी थी और डिफेंसेस बड़े अच्छे तैयार किए हुए थे, और बांग्लादेश में सड़कें वगैरह बहुत कम हैं, तो उन्होंने समझा कि ये सब कवर किया हुआ है, रुकेंगे। तो हमने कहा कि ये हम उधर उसको फ्रंटल अटैक नहीं करेंगे, हम उनके पीछे जाके उनको कट ऑफ करेंगे और ज़रूरत होगी तो लड़ेंगे, नहीं तो आगे ढाके तक चले जाएंगे। और मेरे को ये ऑप्शन आई कि इसका एयरफोर्स को ख़त्म करने का यही तरीका रहेगा सेफेस्ट एंड बेस्ट, कि उनके रनवेज को ख़त्म करो ताकि वो उठ ही नहीं पाए। तो वो मैंने डिसीजन ली और उसी तरीके से फिर जब मैंने ये डिसाइड कर लिया, उसी तरीके से फिर मैंने अपने पायलट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर को रात को हम लोगों ने तेजपुर से टेक ऑफ किया और कोई 10:30-11 बजे हम लोग गुवाहाटी पहुंचे। और जैसे ही हम लोग गुवाहाटी पहुंचे, वहाँ पे स्टेशन कमांडर जो गुवाहाटी के थे वो हमें रिसीव करने आए और एकदम से अपने ऑपरेशन रूम में ले गए। वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और कल सुबह आपकी स्क्वाड्रन को पहले हमले का आदेश दिया जाएगा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। को रात को कोई 12:30 बजे के करीब हमें उन्होंने पूरी तरह से ब्रीफ किया। 28 स्क्वाड्रन का जो पहला मिशन था वो तेजगांव एयरफील्ड, जो ढाका का मेन एयरफील्ड है, उसको अटैक करना और उस एयरफील्ड के ऊपर जो हवाई जहाज हों, लड़ाके हवाई जहाज हों, सिविल हवाई जहाज हों या उनकी जो इंस्टॉलेशंस हों, उन सबको तबाह करना। हमारे 4 मिग हवाई जहाज 2-2 बॉम्ब के साथ गए थे, 8 बॉम्ब थे, हर बॉम्ब का वेट 1000 kg था। सो 2000 kg बॉम्ब्स एक था, तो 8000 kg बॉम्ब्स हमने रनवे पर गिराए और हमारे 8 के 8 बॉम्ब रनवे के ऊपर गिरे। जब हम लौट के आए तो उनको बताया कि सब के सब ऐसे डैमेज हुआ है। तो उन्होंने हमें 4 या 5 घंटे के बाद फिर कहा कि आप एक अटैक आप और कीजिए, क्योंकि जो रनवे डैमेज होता है इसका भी रिपेयर करने के तरीके हैं। रनवे बनाने में तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक आपका डैमेज बॉम्ब से हो जाए तो उसको आप 2 घंटे में भर सकते हैं अगर आपके साथ साधन सारे पास रखे हों रनवे के बाद।
تو اس میں ان کو بھر بھی دیتے ہیں, کوئک سیٹنگ سیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں, اور 2-1 گھنٹے کے اندر وہ آپ کے دوبارہ ٹیک آف کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. سو ان کے لیے ہم نے صرف یہ 2 گھنٹے چھوڑے. کوئی 3 گھنٹے کے بعد میں نے پھر ایک اٹیک اور لیڈ کیا, اور جہاں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جہاں ہم نے بم گرائے تھے وہ سب کے سب بھرے جا چکے تھے. وہاں پہ ریڈ پیچز دکھ رہے تھے اس وقت. تو ہم نے 8 بم اور گرائے, وہ 8 کے 8 پھر سے رن وے کے اوپر گرے. تو ایسے ہم نے 6 تاریخ کو 2 اٹیک کیے, 7 تاریخ کو صبح پھر اٹیک کیے. جب 7 تاریخ کو صبح گئے تو انہوں نے پھر سے رات بھر میں یہ رن وے ریپیئر اپنا کر لیا تھا. لیکن جب ہم نے 7 تاریخ کو صبح اٹیک کیا, اور اس کے بعد میں انہوں نے رن وے نہیں بھر پائے, کیونکہ سارا رن وے تو 2 گھنٹے میں ریپیئر نہیں ہو سکتا. آستہ پہلے دن اس کے اندر 8 کریٹرز تھے, اس کے بعد 8 اور ہو گئے, اس کے بعد 8 اور ہو گئے, اس کے بعد 8 اور ہو گئے. تو اتنے کریٹر تھے, وہ رن وے بالکل بند ہوئی. پشچمی مورچے پر ٹینکوں کی 2 بھیانک لڑائیاں ہوئی تھی. ایک لڑائی ہماری سیما کے اندر راجستھان کے لونگے والا چھیتر میں گھس آئے دشمن کے ٹینکوں کو روکنے کے لیے, اور دوسری دشمن کی سیما میں قریب 25 کلومیٹر اندر. ویسٹرن سیکٹر میں ایک تو لونگے والا کی لڑائی, جو بیٹل آف لونگے والا کافی مشہور ہوا, خاص طور سے ٹینکوں کو کافی نقصان پہنچا تھا. لیکن آپ شاید بسنتر کی لڑائی میں تھے. بسنتر کی لڑائی کا کیا امپورٹنس تھا؟ جو یہ بسنتر نالہ ہے ایک, اس نالے کو جب ہم نے کراس کیا, اور اس نالے کو کراس کرنے کے بعد جو پاکستان نے ہمارا فردر ایڈوانس روکنا چاہا, اس کے لیے انہوں نے جو کاؤنٹر اٹیک کیے, وہ میجر لڑائی تھی جس میں ان کے بہت زیادہ ٹینک برباد ہوئے تھے. اور یہ بولتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ تقریباً ٹینکوں کی بہت بڑی لڑائی تھی جس میں پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچا تھا. آپ کی بریگیڈ میں شاید سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون کھیترپال بھی تھے. وہ میری ریجمنٹ میں تھے اور میرے ٹروپ لیڈر تھے, اور انتم دم تک وہ میرے انڈر کمانڈ تھے, اور ان کا پرفارمنس اتنا بڑھیا تھا کہ ان کو پوسٹمس PVC گورنمنٹ نے دیا. جرپال گاؤں میں جہاں 3rd گرینیڈیئرز اور پونا ہاؤس کا میرا اسکواڈ براوو اسکواڈن تھا, اس کے اوپر جب پہلا کاؤنٹر اٹیک آیا تو ہمارے ٹینک دشمن کے ٹینک سے تقریباً 50% سے زیادہ آؤٹ نمبر ہو گئے تھے, اور ہم بالکل اوپن میں تھے, وہ بھی اوپن میں تھے, اور انہوں نے اتنی بہادری کے ساتھ اپنے ٹینک گن کا استعمال کیا. جب ان کا ٹینک ہٹ ہو گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ ابھی آپ ٹینک ابینڈن کر دیں, تو انہوں نے بولا نو سر مائی گن از اسٹل فائرنگ. تو اس سچویشن میں وہ شہید ہوئے. اور لڑائی کے بعد, سیز فائر کے بعد, جو اپوزٹ اسکواڈن کمانڈر تھے جو آج کل بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں پاکستان آرمی میں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہیں سب سے پہلے پوچھا بھی وہ فلانے ٹینک میں کون تھا. وہ بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے تھے. پاکستان کی ٹیریٹری میں کتنے اندر تک جا چکے تھے آپ؟ تقریباً 23 سے 25 کلومیٹر ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں اندر گئے, اور پورا 1 سال اندر رہے ہم وہاں جب تک کہ وڈرال نہیں ہوا. بسنتر ندی کو پار کر کے ہم ایک برج ہیڈ بنانا تھا, اور اس ندی کے پار ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا جرپال, جس کے اوپر دشمن کے مورچے تھے. انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح سے 45 کیا ہوا تھا. مائن فیلڈ لگائے ہوئے تھے, بیچ میں بسنتر ندی تھی, اور ان دونوں کو دشمن نے اپنے مشین گنوں سے, ٹینکوں سے اور توپ خانے سے کور کیے ہوئے تھے. تو ہمیں کام ملا تھا جرپال گاؤں کے بائیں طرف کے علاقے پر قبضہ کرنے کا. تو 15 تاریخ کی رات کو 10 بجے ہمیں حکم ملا کہ بسنتر ندی کو پار کرو اور قبضہ کرو. تو ان سب رکاوٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے بسنتر ندی کو پار کر کے دشمن کے جو مشکل سے مشکل مورچے تھے ان کو توڑ کے 12 بجے تک قبضہ کیا. تھوڑا اتنا بتانا چاہوں گا کہ اس کی قیمت کیا تھی کہ پہلے تو دشمن ایسی جگہ کے اوپر قبضہ نہیں ہونے دے گا, اور کسی وجہ سے قبضہ ہوگا تو اس کو واپس لینے کے لیے پورا جی توڑ جان لگائے گا.
और ऐसी जगह ब्रिज हेड एक्शन के ऊपर कब्जा किए बगैर हमारी जो बाकी ऊंचे लेवल की प्लानिंग होती हैं डिवीजन कोर की, वो कामयाब नहीं हो सकती। तो हमारे ऊपर एक दबाव था कि टाइम के अंदर हम कब्जा करें, जो कि 12 बजे तक था, और सुबह तक हमारे जो इंजीनियर हैं वो पुल बना सकें, और उसके बाद जो दूसरा काम है माइन फील्ड साफ करने का, वो काम कर सकें, ताकि हमारे तोपखाने टैंकें बसंतर नदी को पार कर जाएं। ये कब्जा करने के बाद में दुश्मन ने सबसे पहले हमारा घेरा डाला सामने, और उसके बाद उन्होंने जवाबी हमले शुरू किए। पहला 16 तारीख को सुबह ही हमला इन्फेंट्री के साथ आया, जो कि तोड़ दिया गया। उसके बाद 16 तारीख को तकरीबन 8 और 9 के बीच में एक बड़ा तगड़ा टैंकों का हमला आया। उसके बाद में तकरीबन 12 बजे दिन में टैंकों का हमला आया। उसके बाद तकरीबन 4 बजे फिर टैंकों का हमला आया। 3 टैंकों के बड़े ज़बरदस्त हमले हुए, जिसके अंदर दुश्मन के तकरीबन 40 से 45 टैंक नष्ट हुए, जो सबसे बड़ी तगड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की लड़ाई ये मानी जाती है। इसके बाद 16 तारीख की रात और 17 तारीख को सुबह ही दुश्मन अपनी पीछे से फौजें लाया, और उन्होंने हमारे ऊपर 2 तरफ से हमला किया, एक तरफ से टैंकों से, एक तरफ से इन्फेंट्री से। इसमें भी उन्होंने बड़ी मार खाई। दुश्मन के जो इन्फेंट्री के आदमी थे तकरीबन 300 साढ़े 300 के बीच में मारे गए या घायल हुए, और जो टैंक थे वो भी काफ़ी बर्बाद हुए। और इस हमले के अंदर उनके जो हमने अपने मोर्चों के पास से लाशें उठाई उनको दिए, वो 97 लाशें, और जो थोड़ी दूर थी वो उन्होंने अपने आप उठाई। और उनके अंदर उनका जो कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम रजा था वो भी मारा गया, और इसी लड़ाई में मैं भी जख्मी हुआ था। दोनों मोर्चों पर युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था। पूर्वी मोर्चे पर दुश्मन की गर्दन पर शिकंजा कसता जा रहा था। हमारे बहादुर जवान बड़ी फुर्ती से दुश्मन को जगह जगह घेर रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर भी हमारी सेना दुश्मन की धरती में अंदर तक घुसती चली गई। लोंगेवाला और बसंतर की लड़ाइयों के मैदान दुश्मन की टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गए। युद्ध शुरू होने के 24 घंटों के अंदर ही भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के आकाश पर एकाधिकार जमा लिया। थल सेना को भी अभूतपूर्व सफलताएं मिल रही थी, और नौसेना ने पहली बार अपनी भीषण प्रहारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के होश उड़ा दिए। नौसेना के रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामों और इस लड़ाई से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रसंगों पर प्रकाश डालने के लिए इन रणबांकुरों के साथ इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिर उपस्थित होंगे।